ঢাকা থেকে আগত একজন শিক্ষার্থীকে কিন্তু বেধড়ক পিটাচ্ছে ডক্টর মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत स्वधर्म में आपका स्वागत है। और मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार स्वधर्म के फाउंडर सुजीत दास गुप्ता। देखिए, अलग अलग टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आपने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा और वीडियो को भी देखा होगा। किस तरीके से इस बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ एक तरीके से कहा जाए तो बड़े पैमाने पर जेनोसाइड हो रहा है और उनको केवल इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है। वो तमाम खबरें इत्यादि और सारा नैरेटिव आपने देखा होगा। आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदू जमात या फिर कहा जाए हिंदू क्या कर सकते हैं, या फिर बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए उनको क्या करना चाहिए और भारत सरकार को क्या करना चाहिए। आज इन मुद्दों पर बात करेंगे और एक बेहतर बातचीत सुजीत जी से करेंगे। सुजीत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि भारतीय हिंदू कुछ कर सकते हैं प्रोटेस्ट और बांग्लादेशी लोगों को मॉक करके या फिर उनका इलाज ना करके? उसके अलावा क्या किया जा सकता है? भारतीय हिंदू क्या कर सकते हैं? जी देखिए, भारत के जो हिंदू हैं उनके बस में तो बहुत सारी चीजें हैं नहीं। वो अपनी व्यथा ही व्यक्त कर सकते हैं, जो कि वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ले मैन होता है, जिसको बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है कि सरकार कैसे चलाई जाती है, वो भावना के आवेग में आकर बहुत सारी चीजें करते भी हैं, जो कहते भी हैं करने को सरकार को, कि जैसे बांग्लादेश पे हमला कर दो। और हम तो आवश्यकता पड़ेगी भारत सरकार से मांग करेंगे, कूच करें बांग्लादेश की तरफ। हम इतने शक्तिशाली हैं कि अगर उंगली हिला देंगे तो बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। ये जो है थोड़ी बचकानी सी हरकत हो जाएगी कि एकदम बिना सोचे समझे भारत कर तो सकता है, सशक्त देश है और मिलिट्री के हिसाब से हमारी मिलिट्री बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है बांग्लादेश के मुकाबले। हमने अगर हमला कर दिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इससे हमारी छवि धूमिल होगी। ये दिखेगा कि हमने जो है मसल पावर यूज किया है एक कमजोर राष्ट्र के खिलाफ। और इसमें हम स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कुछ बातें जो बहुत स्पष्ट हो रही हैं कि मोहम्मद यूनुस, जो अभी काम चलाऊ सरकार चला रहा है वहां पर, वो खासकर जो ये डेमोक्रेट रेजिम हुआ करता था यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, उसका जिसकी जो सरकार अब इलेक्शन में हार गई है, जो हार निकलने वाली है जो बाइडेन की सरकार, उसके खास चहेते थे ये मोहम्मद यूनुस। काफी सारी फोटोज उसकी बराक ओबामा के साथ है, कुछ बाइडेन के साथ भी है, बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के साथ भी फोटो है। और हमने देखा कि जब हमारे यहाँ पे यूपीए सरकार हुआ करती थी, पहली बार हमने यूनुस का नाम सुना था और उस समय उसको माइक्रो फाइनेंस के लिए, गरीब लोगों की फाइनेंसिंग में सहायता करने के लिए उनको नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया था। तो वो नोबेल का जो पुरस्कार है पूरी तरह से एक राजनीतिक पुरस्कार है। वहां पे एक विशेष प्रकार के वामपंथ में जब आप विश्वास करते हैं तभी आपको वो पुरस्कार मिलता है। इसी तरह से हमारे यहाँ के अमर्त्य सेन को भी मिला था इकोनॉमिक्स का पुरस्कार। तो उस पुरस्कार का कुछ खास महत्व नहीं है, इसके अलावा कि ये लोग वामपंथी लोग हैं जो एक दूसरे का पीठ खुजाते रहते हैं, बस इतना ही उसका महत्व है। तो जैसे ही ये मौका हुआ कि ये तख्ता पलट हो गया, वहां पर शेख हसीना को रातों रात भाग जाना पड़ा और जितनी असभ्यता के साथ वहां के जो तथाकथित प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने उनके घर के मतलब जो अंतर वस्त्र जो है, अंडरगारमेंट्स जो है, वो तक उठा लिया। ये इतने वहशीपन और इतने जंगलीपन हमने देखा वहां पर। और इसके बाद भारत जो है
वो थोड़ा सा अचंभे में पड़ गया, क्योंकि शेख हसीना के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। आपको याद होगा कि 90 के दशक में नजीबुल्लाह नाम का एक शासक हुआ करता था अफगानिस्तान का, जिसको कहा जाता है कि रूसियों ने वहां पर बिठाया था, और अमेरिकी जो है वो तालिबान को हेल्प कर रहे थे। और उस जमाने में चूंकि अमेरिका को हम एक तरह से समझ लेते थे कि हमारा मित्र देश नहीं है और रूस हमारा मित्र है, तो हमारे सभी संबंध जो थे वो नजीबुल्लाह के साथ थे। हमने कभी ये पता ही नहीं लगाया कि वहां पर क्या माहौल है, क्या नजीबुल्लाह टिक सकता है क्या। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। अचानक जब नजीबुल्लाह को गिरा दिया गया और उसको बीच सड़क फांसी लगा दी गई तालिबान के लोगों ने, आजकल उनको तालिबान कहते हैं, उस समय अलग अलग नाम थे। बिल्कुल उसी प्रकार बांग्लादेश में भी ये हुआ कि वो जो स्टूडेंट आंदोलन चल रहा था, छात्रों का आंदोलन चल रहा था, हमें लगा कि शेख हसीना पूरी तरह से कंट्रोल में है, उसको वो संभाल लेगी। और जबकि अफगानिस्तान की तरह ही क्या हुआ कि जब कुछ साल पहले जब अमेरिका की सेना वहां से हटने लगी, तो उन्होंने ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान के खुद सैनिक तैयार किए थे, पुलिस वाले तैयार किए थे, सैनिक तैयार किए थे। और उन्होंने भी इस बात से मना कर दिया कि नहीं, अब आप लोग तो जा रहे हैं, हमारी सरकार है, हम हमारे ही लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब तख्ता पलट बांग्लादेश में हो रहा था, तो वहां की पुलिस और वहां की आर्मी ने कुछ नहीं किया रोकने के लिए, बिल्कुल कुछ नहीं किया। बल्कि शेख हसीना भाग रही थी, रातों रात वो भारत में आ गई। कई और जगहों पर उन्होंने शरण भी मांगा, हालांकि बाद में उन्होंने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमने कहीं शरण नहीं मांगा था। लेकिन हकीकत है कि शरण मांगा था, यूके ने भी मना कर दिया, यूएस ने भी मना कर दिया कि हम आपको अपनी जगह पे नहीं ठहराएंगे। अब ऐसे में भारत के पास एक ही विकल्प है, और वो विकल्प मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं, भारत की जनता की बात नहीं कर रहा हूं। हम और आप अगर चाहे भी तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ सरकार से अपील कर सकते हैं कि जो हिंदू वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको शरण दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अब तो CAA जो है वो नोटिफाई भी हो चुका है। तो हमने CAA में कहा है, हमारा कानून कहता है, जो संसद में पारित हो चुका है, इसलिए सर्वमान्य है कि जो अल्पसंख्यक हैं हमारे पड़ोसी देशों में, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उन्हें यहाँ शरण ही नहीं दिया जाएगा बल्कि उनको नागरिकता भी दी जाएगी। तो उसके तहत CAA के तहत भारत सरकार कार्यवाही करे। लेकिन अभी हाल ही में ये हुआ कि इस्कॉन के खिलाफ जब कार्रवाई हुई, तो उसके कई जो सन्यासी हैं वो सीमा पार करना चाहते थे, और वो भी घुसपैठ नहीं, वो बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से पार करना चाहते थे। उनके पास पासपोर्ट्स थे, उनके पास वीजा डॉक्यूमेंट थे, लेकिन सीमा पर उनको रोक दिया गया। बांग्लादेश की सेना ने उनको रोक दिया, कहा कि आप भारत में नहीं जा सकते, और उनको लौटा दिया गया। इसके अलावा हमने देखा एक प्रमुख सन्यासी को उन्होंने कैद कर लिया है और जेल में रख दिया है, और उनके एक अनुयायी उनको जेल पे, क्योंकि सन्यासी आपको पता है जहां तहां का खाना नहीं खाते हैं, तो जो उनके मठ में जो खाना बनता है वो भेजने के लिए वो जेल में गए थे, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये हाल है वहां का। तो अब हमारे पास, भारत सरकार के पास यही रास्ता है कि जो अमेरिका करता है, अमेरिका पिछले 100 वर्षों से कर रहा है कि विश्व के विभिन्न देशों में वो हस्तक्षेप करता है। इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता कि विश्व के तमाम जितने देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो सबके सब सार्वभौम है। वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, किसी के दखलंदाजी की इजाजत नहीं है। इस अंतरराष्ट्रीय नियम का उल्लंघन करते हुए अमेरिका जब चाहे जहां चाहे हस्तक्षेप करती है। तो इसी प्रकार से हमें अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी सरकार को अपने इंटेलिजेंस को उतना मजबूत करना पड़ेगा जितना कि अमेरिका का CIA है। जैसे आप हमारे देश में भी देखिए अमेरिकी कार्रवाई, ये जो आम आदमी पार्टी है जो 2012 में बनी, 2014 में उसने 400 से अधिक उम्मीदवार खड़े किए लोकसभा चुनाव में। अब सोचिए आप, नई एक पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आया कि 400 से अधिक कैंडिडेट वो खड़ा कर सके।
स्पष्ट रूप से बाहरी सहायता मिली थी। CIA के पेज पे अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की बहुत तारीफ की गई है। तो वहां पर एक कोशिश हुई थी कि भारत में भी तख्ता पलट हो जाए, और बांग्लादेश में इस साल जब बीचों बीच जब ये तख्ता पलट हुआ तो आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव हो या और भी जो इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा भारत में भी होने वाला है, मोदी जी ध्यान रखें। तो इसलिए आवश्यक हो गया कि अमेरिका जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कर रहा है वो कम से कम हम एशिया में करना शुरू कर दें। पूरे विश्व में नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि हमारी जो विदेश नीति है उसमें दो ऐसे भाग हैं जो कि काफी सफल हुए हैं पिछले 10 साल में। एक तो है कि हमारा जो विदेश मंत्री पहले सुषमा स्वराज थी, उसके बाद एस जयशंकर हैं। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि जिस समय अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार हुआ रूस का, उस समय हमने रूस की मदद की उनका तेल खरीद कर, जो कि पूरे विश्व में केवल चीन और भारत इसका साहस कर पाया और किसी को हिम्मत नहीं हुई। और जब भारत से पूछा गया कि हम रशिया को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन पर हमले के कारण, और आप उसको बचा रहे हैं उससे तेल खरीद के, हम तो इसलिए उस पर सैंक्शन लगा रहे हैं ताकि उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो ठप हो जाए, लेकिन आप ठप होने नहीं दे रहे हैं उनसे तेल खरीद के। तो एस जयशंकर ने बहुत बखूबी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जाकर ये बात बताई कि हम जो भी करते हैं हम भारत के हित में करते हैं। आपका हित आप समझिए, जैसे आपको अपने हित के बारे में सोचने का अधिकार है, वैसे हमें अपने हित के बारे में सोचने का अधिकार है। तो एक तो एस जयशंकर एज फॉरेन मिनिस्टर बहुत सफल रहे हैं। इसी प्रकार हम अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल की बात करें तो अजित डोवाल का हम देख सकते हैं कि भले ही आप उनकी आलोचना कर सकते हैं नुपुर शर्मा वाले केस के कारण, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि आज के डेट पे सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पर दुबई है, अबू धाबी है, और हमारे यहाँ के बहुत से लोग वहां काम करने जाते हैं, तो इन दो देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। UAE में तो अब स्वामीनारायण मंदिर भी खुल गया है, जहां जो बहुत धूमधाम से जिसका इनॉग्रेशन हुआ। मैं ये समझता हूं कि अजित डोवाल का जो करियर रहा है, खासकर एज IB चीफ, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हुआ करते थे अपने यौवन काल में, और उसके बाद विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जिम्मा सौंपा गया जब मोदी जी आए तब, और तब से लेकर उनका जो आउटरीच है मुसलमान देशों की तरफ, वो जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में कारगर है, बिल्कुल नजदीकी क्षेत्र बांग्लादेश में कारगर नहीं है। ये उनकी विफलता है, ये उनकी विफलता है, क्योंकि हमारे बिल्कुल बगल वाले देश में हम कुछ नहीं कर पाए और 7 समुंदर पार से अमेरिका ने अपना खेल खेल दिया जी। ये तो नाकारापन है ना। यहां पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है जी। जी देखिए, एक दूसरा सवाल या आखिरी सवाल पूछ रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि कश्मीर फाइल झूठी है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि केरला फाइल झूठी है, और मुझे लगता है जिनको केरला फाइल झूठी लगती है, कश्मीर फाइल झूठी लगती है, अभी बांग्लादेश फाइल चल रही है, लाइव चल रही है, और वो लाइव चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, टीवी पे चल रही है, अलग अलग तरीके से चल रही है। कल की डेट में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये कोई ना कहे कि बांग्लादेश फाइल जो है वो झूठी है। बांग्लादेश में हिंदुओं को उनको नहीं मारा गया, उनको एक तरीके से उनका कत्ले गारत नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक और मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदुओं को क्या सीखने को मिलता है? और वो आपका डायलॉग है कि सर्वधर्म बड़ा पाव, है ना, ये जो इस्कॉन वाले वो उनको जिहादियों को खाना बना के दे रहे थे, कपड़ा दे रहे थे, लत्ता दे, सब कुछ दे रहे थे, और आज वही जिहादी मूर्तियों को जला रहे हैं, मंदिरों को उजाड़ रहे हैं, इस्कॉन के कर्मचारियों को पीट रहे हैं, और महिलाओं का बड़े पैमाने पर बलात्कार हो रहा है, छोटी बच्चियों का, व्यक्तियों को मारा जा रहा है, और टीचर जो हैं या सरकारी अफसर जो हैं उनसे रिजाइन करवाया जा रहा है। तो अपनी बात खत्म कीजिए इस बात को लेकर कि क्या शिक्षा क्या मिलती है, कब जागेंगे ये हिंदू, इनकी निद्रा कब खुलेगी, और एक शत्रुबोध
जी, वो कब पनपेगा? देखिए, जो वामपंथी है या कथित सेक्युलर हैं, उनकी आंख कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि वो जानबूझकर आंख बंद किए हुए हैं। उनको आप कितने भी तथ्य प्रमाण दीजिए, चाहे कश्मीर की बात हो या केरल की बात हो, वो इस बात को नहीं मानेंगे। और वो नुक्स इतनी चालाकी से निकालते हैं, और जिस तरह से कश्मीरी फाइल्स में जो महिला पात्र जिसको पल्लवी जोशी ने निभाया, वो जिस तरह से जेएनयू के एक प्रोफेसर का वो चरित्र है असल में, वो जिस प्रकार से कहती है कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, बिल्कुल वही चीज हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा कि केरला स्टोरी जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया फिल्म मेकर को कि आप एक डिस्क्लेमर लगा दीजिए फिल्म के ऊपर कि ये काल्पनिक है। और इसमें किस तरह से प्रोपेगेंडा वामपंथियों ने फैलाया, जैसे ही फिल्म का प्रोमो आया, तुरंत तमाम पत्रकार इनके जो हैं वो इस तरह के रील बनाने लगे, वीडियो बनाने लगे कि जो आंकड़ा वो एक महिला चरित्र उसमें बता रही है कि इतने लोगों को जो है जिहाद का शिकार बनाया गया, इतनी महिलाओं को, केरल से ये आंकड़े नहीं मिलते, इतना बड़ा आंकड़ा नहीं मिलता। जबकि बात ये है, मैंने उस पे एक छोटा सा 1 मिनट की रील भी मैंने उस पर बनाई थी कि उस वाक्य में उस अभिनेत्री ने कहीं पर नहीं कहा कि ये पूरा का पूरा आंकड़ा केरल से है। द केरला स्टोरी के रिलीज होते ही एक दुष्प्रचार शुरू हो गया कि इसके टीजर या ट्रेलर में बताया गया है कि अब तक 32,000 लड़कियां केरल से आईसिस में ज्वाइन कर चुकी हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई बात टीजर में थी? आप खुद ही सुन लीजिए। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। इस 5 सेकंड के वाक्य को आप बार बार लूप पर चलाकर जांच कर सकते हैं। क्या इसमें से केरल से वाक्यांश आपको कहीं सुनाई दिया? नहीं। लेकिन 32,000 तो कहा ही गया था। यह आंकड़ा कहां से आया? मेन स्ट्रीम मीडिया से पिछले 1 दशक में। वो मीडिया जिस पर वामपंथी और इस्लामी दोनों को भरोसा है। एक सैंपल देख लीजिए। तो यह साफ हो गया कि द केरला स्टोरी के टीजर के बारे में झूठ बोलकर दुश्मनों ने इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने की कोशिश की है। लेकिन मीडिया में बताई गई 30,000 की संख्या क्या केवल लड़कियों की है? यह प्रश्न तो उचित है। इसका उत्तर यह है कि आईसिस से जो पुरुष जुड़े वे आतंकी बनने के लिए जुड़े। जाहिर है उन 85 देशों के लोग अरबी तो बोलते नहीं होंगे, तो भाषा की समस्या से जूझने की कोशिश न करके वे अपने अपने देशों में आईसिस की स्थानीय इकाई से जुड़े। जैसे भारत के कश्मीर से भी कई मुसलमानों के आईसिस में जुड़ने की खबर आती रहती है। ऐसे लोग सीरिया या इराक नहीं जाते, अपने ही गांव या शहर में आईसिस के ब्रांच में शामिल होते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को जोड़ा गया उनका या तो अपहरण हुआ या उन्हें यह बताकर बरगलाया गया कि आईसिस का इस्लाम ही आदर्श और सही इस्लाम है। अतः 30,000 की संख्या में अधिकांश महिलाएं ही होंगी। इसके अलावा आंकड़ा 2015 का है। 2023 तक यानी फिल्म के बनते बनते इन 8 सालों में संख्या और बढ़ी ही होगी। स्पष्ट है कि द केरला स्टोरी की विश्वसनीयता पर संदेह जताकर फिल्म के महत्व को कम करने की कोशिश हुई है। तो बिल्कुल आंकड़ा सही था। इसी प्रकार से अगर आप कश्मीरी फाइल्स देखें तो उसमें जो चरित्र थे, खासकर एक परिवार, जो अनुपम खेर का जो परिवार दिखाया गया, और उनकी बहू थी साथ में, एक बच्चा था साथ में, उनके ऊपर जो घटनाएं दिखाई गई कि इन पर ये बीती है, तो विवेक अग्निहोत्री ने बस इतना सा उसमें मतलब अपना क्रिएटिव लाइसेंस यूज किया था कि वो सारी घटनाएं कई अलग अलग महिलाओं के साथ घटी थी। असल में उनको चूंकि 3 घंटे के अंदर आपको फिल्म खत्म करना होता है, आप उतना कुछ नहीं दिखा पाएंगे। फिर तो वो एक डॉक्यूमेंट्री, एक सीरीज हो जाएगा। फिर पूरी सीरीज बनाइए जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स होंगे, फिर आप दिखा सकते हैं। बस उतना सा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था। लेकिन वो सारी घटनाएं 1989 से लेकर 1992 तक वो घटनाएं असल में घटी थी कश्मीर में। तो इनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं समझेंगे। मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी कोशिश की है। हमारे
संपर्क में जो वामपंथी पत्रकार आते हैं, जो जुडिशियरी के लोग आते हैं, और आपने देखा होगा, आप किसी वकील को अपने शो पर बुलाइए, वो भी हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। तो ये पूरा पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इकोसिस्टम, इसको मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हमें करना चाहिए वो ये है कि मोदी सरकार को अपने तर्क बेहतर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए मानवाधिकार एक ग्लोबल इशू है, एक वैश्विक इशू है, तो फिर हिंदुओं का भी मानवाधिकार होता है। तो हिंदुओं के मानवाधिकार पर बोलते समय हम बगले क्यों झांकते रखते हैं? आप सोचिए कि कश्मीर फाइल्स का मुद्दा जब संसद में उठा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? अरे भाई, इनकी एक सोच है, ये कुछ कहना चाहते हैं, इनको कहने तो दो। ये क्या बचाव का कोई तरीका है? इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? अगर आप बचाव में खड़े हैं, या तो आप फिल्म पर बोलिए ही मत, या फिर अगर आप विवेक अग्निहोत्री के समर्थन में खड़े हैं तो स्पष्ट तौर पे समर्थन कीजिए। बोलिए कि हाँ, ये घटनाएं घटी हैं कश्मीर में, और आप लोगों ने 30 साल तक इन घटनाओं को, इनकी स्टोरीज को बाहर नहीं आने दिया, न छपने दिया, न टीवी पे दिखाने दिया। तो ये दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। या तो स्पष्ट कहिए या फिर चुप रहिए। तो ये स्पष्टवादिता की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस स्पष्टवादिता में कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर आप ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हिंदुओं का भी ह्यूमन राइट होता है, और हिंदुओं के भी ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो सकता है, जैसे कि बांग्लादेश में अभी हो रहा है। सुजीत जी, मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जो पूरी सिनेरियो है, पीछे का पटापेक्ष जो लगातार बन रहा है, होने वाला है, ये 20 जनवरी का ज्यादातर लोग वेट कर रहे हैं। ये जो डीप स्टेट है, डोनाल्ड लू है, ये जो है, ये सारी चीजें धीरे धीरे मेल्ट डाउन होंगी, और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है होंगी। और भारत भी इसीलिए 20 तारीख का वेट कर रहा है। नहीं तो बीजेपी जॉर्ज सोरोस को लेकर और डोनाल्ड लू को लेकर और बाइडेन प्रशासन को लेकर मुखर नहीं होती। बीजेपी एज अ पार्टी मुखर हो रही है। तो यानी कि इधर वेट एंड वॉच की स्थिति देखी जा रही है। और भारत के भी एक विदेशी मामलों के बड़े अधिकारी जो है वो बांग्लादेश, मुझे लगता है कि आजकल में ही जाने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन जो चीजें निकल कर आई वो काफी महत्वपूर्ण है। और मैं अपनी बात और इस प्रोग्राम को खत्म करते हुए दर्शकों से ये चाहूंगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। लेकिन क्रश ऑफ द स्टोरी वो यही है कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि आज के मुद्दे का, और मुझे लगता है कि इसको हमें बात करनी चाहिए, इस पर हमें आगे और अलग अलग टॉपिक पर, लेकिन लगातार दर्शकों से बताना चाहूंगा कि रोज हम एक वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में हिंदुओं से जुड़े हुए, हिंदुत्व से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मतलब सीधी सपाट बात
करेंगे। सुजीत जी मेरे साथ रहेंगे और हर मुद्दे पर हम बात करेंगे। बहरहाल सुजीत सर, आप साथ जुड़े और दर्शक साथ जुड़े, उनके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। वंदे मातरम, जय श्री राम।